gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class first year. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, एक टॉपिक को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम इंशाल्लाह अपने 3rd चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इसको तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंजाइम के चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंदर आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है, लेकिन इसमें ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर तमाम डेफिनेशंस जो इस चैप्टर की हैं, जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस हैं जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस करता है, और ज़्यादातर डेफिनेशंस जो इस चैप्टर की हैं वो इसी इंट्रोडक्शन में दी गई हैं। तो इस इंट्रोडक्शन की डेफिनेशंस को समझना इस पूरे चैप्टर की बेस को बनाता है, इसलिए ध्यान से इन डेफिनेशंस को समझ लें। बहुत आसान है, समझने वाली है, अगर समझ आ गई तो इंशाल्लाह कभी भूलेंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के अंदर आता है इसके अंदर सबसे पहले इसकी एंजाइम की डेफिनेशन कि एंजाइम होता क्या है, व्हाट इज एन एंजाइम, उसकी डेफिनेशन क्या है एंजाइम की। तो हम इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन के 4 हिस्से हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन के 4 हिस्से हैं। उन 4 हिस्सों में क्या क्या चीज़ बताई गई है वो ये कि एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ये मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन है। मैट्रिक क्लासेस में हमें शायद इतनी क्लियरली ये बात नहीं समझाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पहली बात ये बताई गई है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। एंड दूसरे नंबर पे बात ये बताई गई है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकली ये एक्टिव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम्स। तीसरे नंबर पे हमें ये बात बताई गई है कि एंजाइम्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये इसकी तीसरी बात है डेफिनेशन के अंदर कि एंजाइम्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। थोड़े वक्त में ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन को तेज करके प्रोडक्ट देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। चौथे नंबर पे एंजाइम्स की डेफिनेशन में ये बात की गई है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ये हर केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम यूज होते हैं जो एक रिएक्शन को करवाते हैं। यानी कि एक ही एंजाइम है या कुछ चंद एक एंजाइम है जो सारे रिएक्शन करवा रहे हैं, इस तरह नहीं। स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। तो एंजाइम की डेफिनेशन का हमें पता चल गया कि इसके 4 पार्ट्स हैं। क्या क्या कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, they increase the efficiency of biochemical reaction, and enzymes are specific for the type of chemical reaction they are involved in। हमने इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लिया। उसके 4 हिस्से हैं जो हमने समझ लिए, जिसमें सबसे पहली बात थी कि ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। डेफिनेशन उसकी क्लियर होगी, और इसी के बाद हमें ये बताया गया कि अगर एंजाइम्स ना प्रेजेंट हों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो केमिकल रिएक्शंस इतने स्लो रेट से हों कि लाइफ पॉसिबल ना हो। केमिकल रिएक्शंस इतने स्लो हों लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी एंजाइम्स के बगैर, अगर एंजाइम्स हमारे अंदर होने वाले रिएक्शंस को तेज नहीं करेंगे। तो आगे हम इसकी बात करते हैं कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर हमने अब पढ़ना है एंजाइम का। कंपोजिशन के अंदर हम ये देखते हैं कि एंजाइम कंपोज कैसे हो रहा है, ये बन कैसे रहा है। हमने पहली बात की थी कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो हमने पिछले ही चैप्टर में प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि वो कैसे बनते हैं। आप खुद सोचें तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। तो कंपोजिशन एंजाइम की कैसे होगी कि एंजाइम्स किससे मिलके बन रहे हैं, प्रोटीन से मिलके बन रहे हैं। और प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड्स से मिलके बनते हैं। अमीनो एसिड्स चेन्स बनाते हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, फिर जाकर प्रोटीन बनता है, और वो चेन्स एक दूसरे के ऊपर कॉइल की होती हैं, कॉइलिंग हुई होती है अमीनो एसिड्स की चेन्स की, फिर जाके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। तो एंजाइम्स का कैसे कंपोज होते हैं कि अमीनो एसिड्स एक दूसरे के ऊपर चेन्स बनाते हैं, और चेन्स बना के एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऐसे राउंड रिवॉल्विंग शेप में एक दूसरे के ऊपर बाउंड हुई होती हैं क्लस्टर की शक्ल में, उसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरह का है। क्यों इस तरह का है? क्योंकि अमीनो एसिड्स एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग की हुई है। कंपोजिशन की बात होगी कि अमीनो एसिड से मिलकर बना एंजाइम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले ये बात बताई गई है कि इसके अंदर एक कैटालिटिक साइट है, स्मॉल इसके पार्ट में, जिसको हम कैटालिटिक साइट कहते हैं, जहाँ पे रिएक्शन होता है एंजाइम में। उसके स्ट्रक्चर में उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, उस जगह को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। ये देख रहे हैं आप, ये स्मॉल पूरे एंजाइम का, ये एंजाइम है हमारे पास, इस पूरे एंजाइम का स्मॉल पोर्शन जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे रिएक्शन होता है।
ये छोटा सा एरिया, इस कैटालिटिक रीजन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। उसके अंदर पहली चीज एक्टिव साइट हमने देखी। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज देखेंगे वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट इसी के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन वो क्या है सबस्ट्रेट? वो रिएक्टेंट है, वो एक रिएक्टेंट है जो एंजाइम के साथ आके अटैच होता है और फिर केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। ये रिएक्टेंट है जो एंजाइम के साथ आके अटैच होता है, इसकी शक्ल को, इसकी पूरे स्ट्रक्चर को मुकम्मल करके रिएक्शन स्टार्ट होता है। वो कब होता है? जब ये सबस्ट्रेट आके इसके साथ अटैच होता है एंजाइम के साथ। और सबस्ट्रेट क्या है? ये रिएक्टेंट होता है जो एंजाइम के साथ आके अटैच होता है और फिर बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है किसका? एंजाइम का। एक बात और बताई गई है कि कुछ अमीनो एसिड्स सबस्ट्रेट में मौजूद होते हैं, ज्यादातर अमीनो एसिड्स एंजाइम के अंदर मौजूद होते हैं, और वो जो एंजाइम के अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं वो इसकी शक्ल को मेंटेन रखते हैं, इसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। थोड़े से एंजाइम्स सबस्ट्रेट में प्रेजेंट, ज्यादातर एंजाइम्स इसके स्ट्रक्चर में, एंजाइम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जो इसकी शक्ल को मेंटेन रखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को। अब हमने इसकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की बात कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है, एक्टिवेटर क्या होता है। रोल ऑफ कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर अब हमने डिस्कस करना है। हम ये देखते हैं कि वैसे तो नॉर्मली एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स को ही अपने साथ अटैच करता है। नॉर्मली एंजाइम अपने साथ प्रोटीन्स को अटैच करता है रिएक्शन को करने के लिए, लेकिन बाज़ औक़ात एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो जाता है। एक नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ अटैच होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम किस चीज का नाम देते हैं? कोफैक्टर का। कोफैक्टर का हम उसको नाम देते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ अटैच होता है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये 3 किस्म के फंक्शंस करता है। वो 3 फंक्शंस आपने उंगलियों पे याद रखने हैं। वो कौन कौन से इसके काम है? एक तो ये कि मैंने ब्रिज लिख के ऊपर स्टार बनाया, ये ब्रिज एज ए ब्रिज वर्क करता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। कोफैक्टर वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। पहली बात होगी, ये इसकी पहली वर्किंग होगी किसकी? कोफैक्टर की। दूसरी वर्किंग ये है कि ये बाज़ औक़ात डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है कैटालिटिक रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एंजाइम के साथ। डायरेक्टली ये इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन के अंदर, और रिएक्शन कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली खुद अंदर इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। ये इसकी होगी दूसरी फंक्शनिंग होगी कोफैक्टर की। थर्ड इसका जो फंक्शन है कोफैक्टर का वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। कोफैक्टर एनर्जी सोर्स बनता है रिएक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो हमने इसकी 3 चीजें पढ़ी हैं। एनर्जी प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन के अंदर, और एज अ ब्रिज वर्क करता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। कोफैक्टर्स की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम आयन, कॉपर आयन, फेरस आयन, ये 3-4 एग्जांपल है। उन्होंने बताया है कि कोफैक्टर बाज़ औक़ात मेटल आयंस होते हैं जो अटैच होते हैं आके एंजाइम के साथ, और वो उन्होंने हमें ये 3-4 मेटल आयंस बताए हैं। नेक्स्ट हमने लफ्ज़ लिखा है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होता है? एक्टिवेटर ऐसा कोफैक्टर है जो अपना काम करके अलग होने की सलाहियत रखता है। डिटैचेबल कोफैक्टर, ऐसा कोफैक्टर जो अपनी वर्किंग करने के बाद अलग होने की सलाहियत रखता है, अपनी वर्किंग करके फिर अलग हो जाता है एंजाइम से, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। सिर्फ एक्टिवेट करता है रिएक्शन को और फिर अलग हो जाता है। ऐसा कोफैक्टर उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। लेकिन एक सूरत में हम उसको एक्टिवेटर कह सकते हैं, अगर वो इनऑर्गेनिक आयन होगा तो। हम उसको कब एक्टिवेटर कह सकेंगे? अगर वो इनऑर्गेनिक आयन होगा तो। इनऑर्गेनिक आयन हमारे पास उसके एग्जांपल्स हैं, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन। ये अगर 2 एग्जांपल्स आप याद कर लें तो ये बहुत है। एक्टिवेटर की हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन आयन एंड फॉस्फेट आयन। और एक्टिवेटर क्या होता है? ऐसा कोफैक्टर जो डिटैच होने की काबिल हो, जो अलग हो सके, अपनी वर्किंग करने के बाद अलग हो जाए अपनी असल हालत के अंदर ही, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटर। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, हाइड्रोजन आयन एंड फॉस्फेट आयन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोएंजाइम एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप के बारे में। स्टूडेंट्स, कोएंजाइम ऐसा कोफैक्टर है, ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है जो लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ। जो लूजली अटैच होता है एंजाइम के साथ उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर है
ऐसा कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम के साथ। हमने पिछले चैप्टर में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ये बात पढ़ी थी कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर, ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के साथ अटैच हो और स्ट्रांगली अटैच हो, वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम की हमारे इसी टॉपिक में एग्जांपल दी गई है कि विटामिन्स जो है वो कोएंजाइम की एग्जांपल है। वो किस तरह एग्जांपल है कि वो जिस तरह एक एंजाइम अपनी वर्किंग करता है उसके बाद अलग हो जाता है, फिर वर्किंग परफॉर्म करता है, फिर अलग हो जाता है, इसी तरह कोएंजाइम जो लूजली अटैच होते हैं अपनी वर्किंग के बाद अलग हो जाते हैं। उसकी एग्जांपल हमारी बुक में विटामिन्स की दी गई है कि विटामिन्स अटैच होते हैं, अपना काम करते हैं और फिर साइड पे हो जाते हैं। ये आपने 2-3 लाइनें हैं विटामिन्स के बारे में वो पढ़नी, उसमें ये बात दी गई है कि विटामिन्स एंजाइम की तरह ही अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है, कोएंजाइम की। लूजली अटैच विद एंजाइम और फिर उसके बाद डिटैच हो जाते हैं, इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कोवलेंटली बॉन्डेड अटैच होता है एंजाइम के साथ। प्रोस्थेटिक ग्रुप की हमारे बुक में एग्जांपल नहीं दी गई, वो आप ये 2 एग्जांपल्स अपनी बुक के ऊपर लिख लें, कॉपर एंड आयरन सल्फाइड्स। ये 2 एग्जांपल हैं जो प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप दे सकते हैं जो स्ट्रांगली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। उसमें ये कॉपर है और आयरन सल्फाइड्स हैं। ये 2 एग्जांपल्स अपनी बुक पे आप बेशक राइट कर लें। नेक्स्ट 2 टर्म्स यूज की गई हैं, एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम्स। होलो मींस होता है कंप्लीट, कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम कौन सा एंजाइम होगा जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी और कोफैक्टर दोनों अटैच होंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होंगी उसके अंदर और कोफैक्टर उसके साथ अटैच होगा, यानी वो इस सूरत हाल में मौजूद होगा, बिल्कुल मुकम्मल अपनी शेप में होगा। उस मुकम्मल शेप में एंजाइम को हम किस चीज का नाम देंगे, होलो एंजाइम का। होलो मींस होता है कंप्लीट। कंप्लीट एंजाइम जिसके अंदर कोफैक्टर्स अटैच हो, पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हो, उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम हम जाहिर है उसका उल्ट होगा होलो एंजाइम का, जिसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम रिमूव्ड हो, ऐसे एंजाइम को हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। जिसके अंदर कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव होंगे उसको हम कहेंगे एपो एंजाइम। होलो एंजाइम कहेंगे जो मुकम्मल हो, एक एंजाइम जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हो, जिसके अंदर कोफैक्टर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी प्रेजेंस एंड वर्किंग। एंजाइम कहाँ पे मौजूद होता है और वर्किंग कैसे करता है, ये कहाँ कहाँ पे वर्क परफॉर्म करता है। तो ये लास्ट बस हमारी बात है। इसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर हमें बताया गया कि एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में ही डिसॉल्व होते हैं। और बाज़ औक़ात एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच हो जाते हैं अपनी वर्किंग के लिए। पहली बात पढ़ी कि साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर एंजाइम्स डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरी बात पढ़ी कि कुछ अपनी वर्किंग के लिए ऑर्गेनेलिस के साथ जो सेल में मौजूद होती हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं। 2 बातें पढ़ ली। तीसरी बात ये कि एंजाइम्स अपने प्रोडक्शन एरिया के साथ ही वर्किंग करते हैं, यानी जहाँ पे ये एंजाइम्स पैदा होते हैं, जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, उसके साथ ही इनकी वर्किंग का एरिया प्रेजेंट होता है। अपनी प्रोडक्शन एरिया के साथ ही अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। ये तीसरी बात हमने पढ़ ली। अब कुछ 3 चीजें हैं जो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे जहाँ पे ये अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? रेस्पिरेशन करवाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करवाने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और लास्ट पे आखिरी बात जो हमें इस इंट्रोडक्शन में बताई गई है वो ये कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए ये राइबोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी लोकेशन है जहाँ पे ये स्पेसिफिकली अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर हमने कंप्लीट इस चैप्टर की बेसिक्स को स्टडी किया है। आगे हम इंशाल्लाह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इनहिबिटर्स और फैक्टर्स, 3-4 टॉपिक्स हैं, उनको एक एक करके इंशाल्लाह हम 4-5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।